हम चर्चा कर रहे थे रीट में हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम। इसमें 6 इकाइयों में से हमने 4 इकाइयों पर चर्चा कर ली थी, यानी व्याकरणेतर, व्याकरण को छोड़ करके 3 इकाइयां हैं, जिनमें से चौथी इकाई है उसकी चर्चा हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। अब इसके बाद देखिए इकाई 5, ये भी 5 नंबर की है, 5 अंक है इसके लिए भी, और इसको हमें 5 भागों में भी बांटेंगे। पहला भाग देखिए, फर्स्ट पार्ट है भाषाई कौशलों का विकास। भाषाई कौशल 4 है, सुनना, बोलना, पढ़ना यानी पठन या वाचन, और चौथा है लेखन। यही इनका क्रम है, यानी भाषाई कौशलों का मनोवैज्ञानिक क्रम भी यही माना जाता है। इनमें से जैसे सुनना कौशल, इसका विकास किन के माध्यम से होता है ये हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हर कुछ सुनना है, वो सुनना कौशल नहीं है। यानी पहले सुनना किसे कहते हैं? अर्थ। सुनना यानी लिसनिंग, और लिसनिंग का मतलब होता है हियरिंग विद अंडरस्टैंडिंग, यानी समझने के साथ साथ सुनना, यानी सुनने के साथ साथ में समझना भी, अर्थ ग्रहण करना भी इसमें आवश्यक है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अर्थ ग्रहण करना ही सुनना है। अब इसके बाद में देखो साधन, यानी सुनना कौशल विकसित करने के लिए हम कौन कौन से उपाय अपनाते हैं या कौन कौन से साधन अपनाए जाते हैं। इनमें शिशु गीत, बाल गीत, वार्तालाप, सहस्वर वाचन, इसके अलावा भी और हो सकते हैं। तो इसमें जैसे सबसे सरल कौन सा है? वार्तालाप, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो उनसे बातचीत करेंगे तब वो सुनने में थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे, या फिर उनको कोई शिशु गीत या बाल गीत सुनाएंगे तब। ये दूसरे जैसे कहानी सुनाना, ये भी हो सकता है। तो ये सुनना कौशल अन्य 3 कौशल है, उनकी आधारशिला है। दूसरा देखो बोलना, ये बोलना कौशल है। इसमें भी बोलने का अर्थ यानी मौखिक अभिव्यक्ति, हर कुछ बोलना है वही बोलना नहीं है, बल्कि अपने विचारों को सुव्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करके बताना या बोलकर बताना, वही क्या कहलाता है? बोलना कौशल कहलाता है। इसमें भी साधन जैसे यहां तो सुनेंगे और यहां सुनाएंगे, जैसे कहानी सुनाना, अंत्याक्षरी है उसमें भाग लेना, सत्संग में भाग लेना, भाषण प्रतियोगिता में भाग लेना, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेना, ये सब किसमें आएंगे? बोलना कौशल में। फिर है पठन या वाचन कौशल, ये प्रश्न पूछने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी इसमें से प्रश्न पूछा गया है मौन वाचन पर। तो इसमें ये देखो सहस्वर वाचन और मौन वाचन। सहस्वर वाचन है, इसके हम 2 भेद कर लेते हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। ऐसे ही मौन वाचन है, इसके भी 2 भेद हो सकते हैं, जैसे द्रुत वाचन और गंभीर या गहन वाचन। मौन वाचन से कौन कौन से लाभ होते हैं? आदर्श वाचन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अनुकरण वाचन है वो सबसे पहले किस प्रकार के छात्र से करवाया जाना चाहिए? ये सब बातें हम किसमें आएंगी? पठन में, वाचन कौशल में। ऐसे ही लेखन कौशल में जैसे लिखकर अभिव्यक्त करना, और लेखन में ये पिछली बार पूछा था अनुलेख, प्रतिलेख, दोनों में अंतर। ऐसे ही श्रुतलेख और सुलेख, यानी इन चारों में क्या अंतर है, इनके लिए कौन कौन सी खास बातें हैं, ये सब है। और हमने लेखन कौशल है उसमें जैसे शिक्षण विधियां कौन कौन सी होती हैं वो हम पहले भी चर्चा कर चुके, जैसे पेस्टालॉजी है, जेकोटोट है, मॉन्टेसरी विधि है, वो लेखन कौशल है, उसका विकास करने की शिक्षण विधियां हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट था भाषाई कौशलों का विकास। इकाई 5 में सेकंड पार्ट में आप देखिए हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां। वैसे तो हर विषय के शिक्षण में चुनौतियां हैं, लेकिन यहां हमारे पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां। तो ये चुनौतियां कौन कौन सी हैं? जैसे दोषपूर्ण शिक्षण विधियां हैं, यानी शिक्षण विधियां ठीक नहीं है, पाठ्य पुस्तकें हैं वो स्तरीय नहीं है, यानी उत्तम या अच्छी पाठ्य पुस्तकों का अभाव है। दूसरा देखिए हिंदी में मानवता की समस्या, इस पर अलग से भी प्रश्न आता है, यानी मानवता की समस्या है कि
जैसे कुछ वर्ण या कुछ शब्द उनके दो दो रूप प्रचलित है, उनमें से कौन से रूप को माना जाए, ये मान्यता की समस्या। फिर व्याकरणिक समस्याएं भी हैं शिक्षण में। व्याकरणिक समस्याएं जैसे आप आए दिन इसमें पढ़ते हो कि निय होता है या नीर होता है या निस होता है, या फिर दूर होता है, दूर होता है या दुस होता है। ऐसे जो है ना, जैसे उद होता है, उत होता है। तो ये व्याकरणिक समस्याएं हैं वो भी प्रचलित है। जैसे विशेषण के 4 भेद होते हैं या फिर 5 भेद होते हैं। ऐसे ही अन्य में भी है, संज्ञा के कितने भेद करें, 5 करें, 3 करें, 4 करें। तो इस प्रकार से ये व्याकरणिक समस्याएं हैं वो भी हिंदी भाषा की शिक्षण में बहुत बड़ी समस्या है। इसी में थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में शिक्षण अधिगम सामग्री यानी TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री। तो ये इसके हम 3 भेद पढ़ेंगे, जैसे दृश्य यानी विजुअल, श्रव्य, ऑडियो, दृश्य श्रव्य, ऑडियो विजुअल। तो इसमें ये कौन कौन सी होती हैं, जैसे दृश्य सामग्री जिनको हमें और जिनका संबंध केवल आंखों से है, देखने से, वो दृश्य है। जैसे श्यामपट है, पाठ्य पुस्तकें हैं, चित्र, मानचित्र, मॉडल, ये सारे इसमें आएंगे। श्रव्य है, इसमें ग्रामोफोन है, लिंगुआ फोन है, टेप रिकॉर्डर है, ये श्रव्य में। ऐसे ही इसमें दृश्य श्रव्य यानी जिसमें सुनना और देखना दोनों या 2 ज्ञानेंद्रियां हमारी हैं वो सक्रिय रहेंगी। तो इसमें जैसे टीवी है यानी दूरदर्शन, इसके अलावा हम फिल्म आदि इसमें ले सकते हैं। फिर शिक्षण अधिगम सामग्री है, उनका उपयोग कैसे करें, उनसे क्या लाभ है, उनके उद्देश्य क्या है। तो ये हमें शिक्षण अधिगम सामग्री में पढ़ेंगे। इकाई 5 में चौथा पार्ट है पाठ्य पुस्तक। वैसे तो ये क्या है कि अभी जो हमने चर्चा की थी TLM की, उसका ही एक पार्ट है पाठ्य पुस्तक, लेकिन ये अलग से इसमें। तो पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक, हर कोई बुक है वो टेक्स्ट बुक नहीं होती, या हर पुस्तक है वो पाठ्य पुस्तक नहीं होती। इसलिए पाठ्य पुस्तक है वो किसे कहते हैं, उसका महत्व क्या है। यानी पाठ्य पुस्तक है वही कक्षा शिक्षण का आधार है। व्यवस्थित शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तक आवश्यक है। फिर ये देखिए पाठ्य पुस्तक के 2 पक्ष, एक आंतरिक पक्ष और एक बाह्य पक्ष। तो इसमें आंतरिक पक्ष है, इसमें जैसे पाठ है उनका सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, उसकी विषय वस्तु है ना वो सरल से कठिन की ओर। हिंदी पाठ्य पुस्तकों की बात करें तो उसमें विभिन्न प्रकार की जो विधाएं हैं, जैसे कविता का अलग पाठ होगा, एकांकी का अलग पाठ होगा, निबंध अलग से। तो इस प्रकार से यानी विभिन्न प्रकार की जो विधाएं हैं वो किस क्रम में उसमें आए। और आंतरिक पक्ष में ये बात भी है कि उसमें पाठ है, उसके अंत में प्रश्न दें, टिप्पणी दें या कठिन शब्द उनका अर्थ दें। तो ये सब चीजें वो आंतरिक पक्ष में। बाह्य पक्ष है इसमें उस पुस्तक की डिजाइन कैसी है, उसका आकार क्या होगा, यानी बाह्य पक्ष का मतलब है रूपात्मक पक्ष। और इसमें अच्छी पाठ्य पुस्तकें, उनकी विशेषताएं कौन कौन सी, यानी किस प्रकार की पाठ्य पुस्तकें वो अच्छी मानी गई है। तो ये हमें पाठ्य पुस्तक में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में 5वां पार्ट, ये बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन। बहुमाध्यम का मतलब है मल्टी मीडिया। तो आजकल बहुत ज्यादा चर्चित है, आप भी जो अब ये पढ़ रहे हैं तो मल्टीमीडिया ही है। तो इसमें बहुमाध्यम यानी कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब है वो किसमें आते हैं, बहुमाध्यम में आते हैं। यानी बहुमाध्यम में एकाधिक कौशलों का एक साथ विकास हो जाता है। तो ये मल्टीमीडिया, इसका उपयोग कैसे होगा, इसके कौन कौन से साधन होते हैं, इनसे कौन कौन से फायदे हैं, हम त्वरित रूप से तुरंत है वो सूचना कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब किसमें होंगे, बहुमाध्यम। तो ये 5वीं यूनिट, ये 5 यूनिट आपके रीड के सिलेबस की होगी। और अब लास्ट यूनिट है 6ठी यूनिट, इकाई 6। ये अंतिम इकाई है। इकाई 6 को भी हमें 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट पार्ट देखिए, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन।
वैसे तो आप मूल्यांकन है वो विस्तृत रूप से साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, लेकिन ये भाषा शिक्षण में मूल्यांकन है। तो इसका अर्थ यानी मूल्यांकन का अर्थ, फिर मूल्यांकन के प्रकार यानी कितने प्रकार के मूल्यांकन होते हैं, विभिन्न आधारों पर है। उसके बाद में मूल्यांकन की विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं मूल्यांकन की होती है। ऐसे मूल्यांकन व परीक्षा में अंतर, यानी दोनों में क्या अंतर होता है, इसको भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसे ही इसमें मूल्यांकन त्रिकोण, ये चीज हमें भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उसमें हमें ये पढ़नी पड़ेगी। ऐसे ही उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, ये सेकंड पार्ट है उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। उपलब्धि परीक्षण है, इसको निष्पत्ति परीक्षण भी कहते हैं। तो उपलब्धि यानी अचीवमेंट टेस्ट, तो उसका अर्थ यानी उपलब्धि परीक्षण किसे कहते हैं, उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या है, उपलब्धि परीक्षण के प्रकार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। ये उपलब्धि परीक्षण के दो प्रकार, प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत। प्रमापीकृत परीक्षण है, उसके 5 चरण, वैसे मुख्य रूप से 4 चरण होते हैं, लेकिन ये पांचवा है, उस पर समंकन योजना, ये प्रश्न पिछली बार पूछा भी है। और इसी में हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा नींव पत्र यानी ब्लूप्रिंट, यानी किस तरह से हम ब्लूप्रिंट तैयार करें। और एक प्रश्नों के प्रकार, जैसे प्रश्नों के 4 प्रकार होते हैं या 5 प्रकार होते हैं, उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसके भी प्रकार होते हैं। उसमें जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषता क्या है, निबंधात्मक प्रश्न किस प्रकार से उनसे भिन्न है, और इसमें हमें वैधता, ये सारी चीजें हैं वो इसमें पढ़ेंगे उपलब्धि परीक्षण में। तो छठी इकाई में ये तीसरा पार्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE, कंटिन्यूअस एंड क्यूमुलेटिव इवैल्यूएशन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ, यानी इसको सतत क्यों कहते हैं, व्यापक क्यों कहते हैं। इसके बाद में कि वर्तमान में SIQE द्वारा कक्षा 1 से 5 तक CC चलाया जा रहा है। तो इसमें F है कितने, F का मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा समेटिव असेसमेंट योगात्मक मूल्यांकन। वर्तमान में F 6 है, S 3 है। तो इनकी क्या उपयोगिता है, इनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, या जैसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कौन सी है, गतिविधि आधारित अधिगम। तो ये सब है इसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। उसके बाद में इसमें चौथा पार्ट देखिए उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण है वो पढ़ने के लिए हमें निदानात्मक परीक्षण है, इसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। उपचारात्मक शिक्षण के प्रकार, उपचारात्मक शिक्षण के 2 प्रकार होते हैं, सामूहिक और व्यक्तिगत। सामूहिक और व्यक्तिगत वैसे शब्दों से ही हम इनका अनुमान लगा सकते हैं। और एक उपचारात्मक शिक्षण, इसका उद्देश्य क्या है, इसके उपाय यानी उपचारात्मक शिक्षण में कौन कौन से उपाय किए जाते हैं, इसमें कौन कौन से साधन हमें अपनाते हैं, ये उपचारात्मक शिक्षण में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमने इसमें पूरा जो है ना रीट का पाठ्यक्रम और हिंदी भाषा में ये 6 यूनिट्स जिनके बारे में हमने चर्चा की है। तो ये आपके रीट का हिंदी भाषा का पूरा पाठ्यक्रम था।